तारीख थी 14 जुलाई 1789। सुबह का वक्त था, लेकिन पेरिस की सड़कों पर कोई आम हलचल नहीं थी, बल्कि एक अजीब सा खौफ पसरा हुआ था। चारों तरफ बस एक ही अफवाह आग की तरह फैल रही थी कि राजा की सेना किसी भी पल शहर में घुसने वाली है और नागरिकों पर सीधा गोलियां चलाने का आदेश दे दिया गया है। जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए। हर चेहरे पर खौफ, हर तरफ दहशत। ये कोई मामूली दिन नहीं था। ये वो दिन था जिसने इतिहास की पूरी धारा को हमेशा के लिए पलट कर रख दिया था। आज हम फ्रांस की उसी खूनी और ऐतिहासिक क्रांति की गहराई में चलेंगे, जिसने सदियों पुरानी सत्ता की जड़ों को हिलाकर रख दिया था। 7,000। जी हाँ, पूरे 7,000। डर और निराशा से भरे 7,000 साधारण पुरुष और महिलाएं पेरिस के टाउन हॉल के सामने इकट्ठा हो गए। ध्यान दीजिए, ये कोई हथियारबंद या प्रशिक्षित सैनिक नहीं थे। ये तो आम किसान, दिहाड़ी मजदूर और छोटे दुकानदार थे। लेकिन जब जान पर बनाती है ना, तो आम लोग भी बड़े से बड़ा कदम उठाने पर मजबूर हो जाते हैं। उन्होंने खुद को बचाने के लिए एक जनसेना बनाने का फैसला किया। उस गुस्से से भरी भीड़ को अब बस एक ही चीज की तलाश थी, और वो थे हथियार। और हथियारों की इसी तलाश ने उन्हें सीधे बास्तील के किले तक पहुंचा दिया। ये किला कोई आम जेल नहीं था। ये राजा की असीमित और क्रूर सत्ता का एक जीता जागता प्रतीक था। भीड़ ने भारी मात्रा में गोला बारूद लूटने के लिए इस किले पर बहुत ही हिंसक धावा बोल दिया। कमांडर को मार गिराया गया, कैदियों को आज़ाद कर दिया गया, और सबसे हैरानी की बात तो यह है कि उस विशाल किले की ईंट से ईंट बजा दी गई। लोगों ने उस किले के मलबे के टुकड़ों को बाजार में निशानी के तौर पर बेच दिया। लेकिन ये सब तो बस एक शुरुआत थी। असली सवाल ये उठता है कि आखिर वो क्या चीज़ थी जिसने फ्रांस की आम जनता को इस हद तक पहुंचने पर मजबूर कर दिया। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं एक गहराई से बंटे हुए समाज की। चलिए 1774 के फ्रांस की तस्वीर देखते हैं। सत्ता की कुर्सी पर एक नया राजा बैठा था, लुईस 16वां, जिसकी उम्र उस वक्त मुश्किल से 20 साल रही होगी। अब यहाँ की ज़मीनी हकीकत देखिए। फ्रांस की कुल आबादी का 90% हिस्सा किसानों का था, जिन्हें तीसरा एस्टेट कहा जाता था। लेकिन ज़मीन पर उनका मालिकाना हक ना के बराबर। 60% जमीन पर तो समाज के पहले 2 एस्टेट्स यानी पादरियों और कुलीनों का कब्जा था। मतलब जो सबसे ज्यादा मेहनत कर रहे थे, उनके पास अपना कुछ था ही नहीं। संसाधन सिर्फ मुट्ठी भर अमीरों की जेब में जा रहे थे। और टैक्स की व्यवस्था तो इससे भी ज्यादा क्रूर थी। समाज के सबसे अमीर लोग, पादरी और कुलीन, वो टैक्स के नाम पर एक फूटी कौड़ी भी नहीं चुकाते थे और पूरी ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे थे। सरकार का सारा बोझ किस पर था? उसी तीसरे एस्टेट पर। किसानों को अपनी कड़ी मेहनत से उगाई गई फसल का 10वां हिस्सा भी चर्च को देना पड़ता था। और तो और नमक और तंबाकू जैसी रोजमर्रा की आम चीजों पर भी भारी टैक्स लगा दिया गया था। ये तो सीधा सीधा शोषण था, ताकि अमीर अपनी तिजोरियां भरते रहें। अब एक बड़ा सवाल ये भी है कि राजा को इतने पैसों की जरूरत पड़ क्यों रही थी? जवाब बहुत सीधा है। खजाना पूरी तरह से खाली हो चुका था। ब्रिटेन के खिलाफ अमेरिका की मदद करने में और शाही दरबार के बेहिसाब खर्चों की वजह से फ्रांस पर 2 अरब लिवरे का भारी कर्ज चढ़ चुका था। और कर्ज देने वाले भी कोई कम नहीं थे। वो 10% का मोटा ब्याज मांग रहे थे। अब इस आर्थिक संकट से निकलने का राजा को बस एक ही रास्ता सूझा, जनता पर और ज्यादा टैक्स लगाना। लेकिन जरा सोचिए, एक भूखी और बदहाल जनता से आप आखिर कितना पैसा निचोड़ सकते हैं? करों की इस मार के साथ साथ एक और भयंकर संकट सामने मुंह बाए खड़ा था, जीने का संकट। 1715 से लेकर 1789 के बीच फ्रांस की आबादी 2 करोड़ 30 लाख से बढ़कर सीधे 2 करोड़ 80 लाख हो गई। अब आबादी तो तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन खेतों में फसल का उत्पादन उतना का उतना ही था। नतीजा क्या हुआ? खाने की भारी किल्लत। पावरोटी, जो आम लोगों के रोज के खाने का हिस्सा थी, उसकी कीमतें आसमान छूने लगीं। लोग सचमुच पेरिस की सड़कों पर भूख से दम तोड़ रहे थे। अमीर और गरीब के बीच की ये खाई अब सिर्फ पैसे तक सीमित नहीं थी, ये जिंदगी और मौत का फासला बन चुकी थी। लेकिन कहते हैं ना कि घनघोर अंधेरे में ही बदलाव की चिंगारी सुलगती है। इस भूख और अत्याचार के बीच समाज में एक नया बौद्धिक जागरण हो रहा था। पढ़े लिखे मध्यम वर्ग के बीच नई नई बातें हो रही थी। जॉन लॉक और जीन जैक्स रूसो जैसे विचारकों ने एक नया सपना दिखाया। उन्होंने कहा कि समाज में किसी को भी सिर्फ जन्म के आधार पर विशेषाधिकार क्यों मिले? समाज तो काबिलियत पर आधारित होना चाहिए। एक ऐसी सरकार हो जो जनता के सवालों का जवाब दे, ना कि कोई निरंकुश राजा अपनी मनमानी करे। इन दमदार विचारों ने जनता के बिखरे हुए गुस्से को एक बहुत ही स्पष्ट दिशा दे दी। और इसके बाद आता है कहानी का दूसरा पड़ाव, जब जनता ने खुद कमान संभाल ली।
अभी तक जो गुस्सा सिर्फ रास्तों और चौराहों की बहसों में था, वो अब बहुत जल्द जमीनी हकीकत बदलने वाला था। मई 1789 में राजा ने एस्टेट्स जनरल की एक मीटिंग बुलाई और यही वो निर्णायक मोड़ था। मीटिंग में वोटिंग का तरीका इतना अनुचित था कि हर एस्टेट को बस एक वोट दिया गया। इसका सीधा सा मतलब था कि पहले दो अमीर एस्टेट मिलकर हमेशा तीसरे एस्टेट को हरा देते। तीसरे एस्टेट ने मांग की कि सबको समान वोट का हक मिले, लेकिन राजा ने इसे साफ ठुकरा दिया। फिर क्या था? तीसरे एस्टेट के प्रतिनिधि गुस्से में मीटिंग से बाहर निकल गए और एक इंडोर टेनिस कोर्ट में जाकर जमा हो गए। वहीं उन्होंने खुद को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया और कसम खाई कि जब तक वे राजा की शक्तियों पर लगाम लगाने वाला एक नया संविधान नहीं बना लेते, वो वहां से नहीं हटेंगे। और उधर बाहर के हालात देखिए। बास्तील का किला ढह चुका था और गांवों में किसानों ने जबरदस्त हिंसक विद्रोह छेड़ दिया था। हालात पूरी तरह बेकाबू हो चुके थे और इस दबाव में राजा लुईस 16वें को आखिरकार झुकना ही पड़ा। 4 अगस्त 1789 की वो रात ऐतिहासिक थी। एक ही झटके में सदियों से चली आ रही सामंती व्यवस्था को जड़ से उखाड़ फेंका गया। सारे धार्मिक कर खत्म कर दिए गए। पादरियों से उनकी जमीनें छीन ली गईं, जिससे सरकार को तुरंत 2 अरब लिवरे की संपत्ति वापस मिल गई। जरा सोचिए, एक ही रात में पुराने शासन का पूरा ढांचा ताश के पत्तों की तरह ढह गया था। ये सब सुनकर बहुत शानदार लगता है ना, जैसे सब कुछ ठीक हो गया हो। लेकिन सच तो ये है कि ये क्रांति बहुत जल्द ही अपने ही बनाए उसूलों में उलझ कर रह गई। 1791 में जब नया संविधान लागू हुआ तो उसने राजा की ताकत को तो कम कर दिया, लेकिन समानता का जो वादा था वो कहीं पीछे छूट गया। उन्होंने पूरी आबादी को सक्रिय और निष्क्रिय नागरिकों में बांट दिया। वोट देने का अधिकार सिर्फ उन पुरुषों को मिला जो एक तय रकम से ज्यादा टैक्स भरते थे। लाखों गरीबों, महिलाओं और बच्चों को तो इस नई व्यवस्था ने पूरी तरह दरकिनार कर दिया। मतलब साफ था, अब जम के विशेषाधिकार की जगह पैसे के विशेषाधिकार ने ले ली थी और यहीं से भविष्य के नए संघर्षों की नींव पड़ गई। और इसके बाद शुरू होता है इस क्रांति का सबसे खौफनाक अध्याय, आतंक का राज। जैसे जैसे प्रशिया और ऑस्ट्रिया के साथ बाहरी युद्धों ने फ्रांस का खजाना फिर से खाली करना शुरू किया, महंगाई फिर आसमान छूने लगी और इस बार समाज के सबसे गरीब तबके का गुस्सा फूट पड़ा। इसी भारी अशांति के बीच एक नए समूह का उदय हुआ जिसे जैकोबिन क्लब कहा जाता था। मैक्सिमिलियन रोबेस्पियरे के नेतृत्व में ये क्लब उन गरीब मजदूरों और कामगारों की बुलंद आवाज बन गया। 10 अगस्त 1792 का वो दिन, जब जैकोबिन्स और उनके हजारों समर्थकों ने राजा के महल पर एक बेहद खूनी धावा बोल दिया। रक्षकों को बेरहमी से मार दिया गया और शाही परिवार को बंदी बना लिया गया। और इसी के साथ फ्रांस में राजशाही का पूरी तरह अंत हो गया और एक नया गणराज्य बन गया। इस नए गणराज्य ने सत्ता में आते ही एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरे यूरोप को सन्न कर दिया। 21 जनवरी 1793 को राजा लुईस 16वें पर राजद्रोह का मुकदमा चला और उन्हें सरेआम फांसी की सजा दे दी गई। ये कोई आम घटना नहीं थी, ये दुनिया को एक बहुत ही स्पष्ट और खौफनाक संदेश था कि पुरानी दुनिया अब हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है और अब यहां से पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं बचा है। लेकिन राजा की मौत तो बस एक शुरुआत थी। इसके बाद जो शुरू हुआ, इतिहास उसे आतंक का राज कहता है। रोबेस्पियरे की सरकार ने देश पर अपना पूरा खौफनाक नियंत्रण जमा लिया। जो भी उनके इस नए गणराज्य के खिलाफ एक शब्द भी बोलता, चाहे वो उनकी अपनी ही पार्टी का सदस्य क्यों ना हो, उसे सीधे गिलोटीन के हवाले कर दिया जाता था। ये एक ऐसा भयानक उपकरण था जिसका भारी ब्लेड पलक झपकते ही इंसान का सर धड़ से अलग कर देता था। इस दौरान हजारों लोगों के सर सरेआम कलम किए गए, चर्चों पर ताले जड़ दिए गए और उन्हें सरकारी दफ्तरों में तब्दील कर दिया गया। ये पूरी तरह से स्वतंत्रता और समानता के नाम पर थोपी गई एक खूनी तानाशाही थी। लेकिन इतिहास को कभी भी सिर्फ एक नजरिए से नहीं देखा जा सकता। इसी क्रूर और हिंसक जैकोबिन सरकार ने एक ऐसा कदम भी उठाया जो उस समय के हिसाब से बेहद प्रगतिशील था। फ्रांसीसी उपनिवेशों में दास प्रथा को पूरी तरह खत्म करना, करीबियाई देशों से आने वाली चीनी और कॉफी के व्यापार के लिए पूरी अर्थव्यवस्था दासों पर टिकी थी। इस भारी आर्थिक नुकसान की परवाह किए बिना उन्होंने पूर्ण समानता के अपने आदर्श को लागू किया। ये सच में इस जैकोबिन शासन का एक बहुत बड़ा विरोधाभास था। एक तरफ तो वे अपने ही देश में लोगों का खून बहा रहे थे और दूसरी तरफ उन्होंने अमानवीय दास व्यापार पर रोक लगा दी, भले ही वो रोक ज्यादा समय तक टिक नहीं पाई। चलिए अब बढ़ते हैं इस कहानी के आखिरी हिस्से की तरफ, सत्ता का चक्र। जाहिर सी बात है, रोज रोज सरेआम सिर कटते देखना और इस खौफ के साए में जीना किसी को भी पसंद नहीं आएगा। जनता बहुत जल्द रोबेस्पियरे की इस तानाशाही से पूरी तरह ऊब गई और फिर वही हुआ जो इतिहास में अक्सर होता है।
आतंक का शिकार अंततः वो खुद बना और एक बार फिर सत्ता पलट गई। फ्रांस ने इन कुछ ही सालों में बदलाव का एक ऐसा चक्करदार दौर देखा जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। 1789 में एक पूर्ण राजशाही थी, 1791 में वो संवैधानिक राजशाही बनी, फिर एक नया गणराज्य आया, उसके बाद खौफनाक आतंक का राज और रोबेस्पियरे के पतन के बाद एक बेहद कमजोर डायरेक्टरी ने शासन किया जिसमें हमेशा सत्ता की खींचतान मची रहती थी। और इसी राजनीतिक कमजोरी और खालीपन का फायदा उठाया एक बहुत ही महत्वाकांक्षी सेनापति ने, और 1804 में फ्रांस के हाथ लगा एक नया तानाशाह, नेपोलियन बोनापार्ट। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही गहरे और सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल पर लाकर छोड़ देती है। एक ऐसी क्रांति जो एक निरंकुश सत्ता को उखाड़ फेंकने, आज़ादी और समानता पाने के लिए इतने जोर शोर से शुरू हुई थी, वो अंत में जाके फिर से एक नए सैन्य तानाशाह के ही हाथों में सिमट गई। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये क्रांति फेल हो गई, या फिर सत्ता की फितरत ही ऐसी है कि वो हमेशा एक चक्र में घूमती है, अपना रूप बदल लेती है लेकिन उसका चरित्र वही रहता है? फ्रांसीसी क्रांति की विरासत सचमुच बहुत जटिल है, लेकिन ये हमें एक बहुत बड़ी सीख जरूर देती है कि आज़ादी हासिल करना एक बात है, लेकिन उस आज़ादी को संभाल कर रखना बिल्कुल दूसरी। इस कहानी में आज बस इतना ही। आगे भी ऐसे ही दिलचस्प और अहम सवालों पर विचार करते रहेंगे।